हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम DECE 2 के जो बचे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनके आंसर देखेंगे। तो इसमें हमने पहले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न थे, उनके उत्तर हमने देखे थे। वृद्धि अनुवीक्षण तक लास्ट प्रश्न था, वो हमने कर लिया था। इसके बाद आपसे पूछा जाता है बीमारी, बच्चे के बीमारी के लक्षण पूछते हैं। बीमारी के लक्षण, अल्प बीमारी या फिर सीमित बीमारी के लक्षण पूछे जाते हैं। तो बीमार बच्चे की पहचान कैसे करें वो भी पूछा जाता है। तो ये भी बच्चे की पहचान कैसे करें ये भी आपका इसके अंदर है। और अल्प बीमारी या फिर सीमित बीमारी या बीमारी के जो लक्षण होते हैं ना, वो भी इसी प्रश्न में हम आंसर में देखेंगे। बीमार बच्चे की बीमारी की पहचान कैसे करते हैं हम? उससे क्या करते हैं, बच्चे की अगर बच्चा बीमार है तो हमें अगर पता चल जाता है तो उससे हम टाइम से उस बच्चे का इलाज करना शुरू कर देते हैं। उसकी पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो वे बेहद कमज़ोर व असहाय नजर आते हैं। तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे की आज तबीयत सही नहीं है। शायद बच्चे कुछ शिकायत ना करें परंतु चुप चुप व उदास दिखाई देते हैं। बच्चों में बीमारी का स्तर अल्प बीमारी या फिर गंभीर बीमारी का हो सकता है, जिसकी पहचान के लिए हम निम्नलिखित लक्षणों को देख सकते हैं। सबसे पहले अल्प या सीमित बीमारी, यानी कि बच्चों में अगर बीमारी का स्तर थोड़ा सा, यानी बच्चे हल्के फुल्के बीमार हैं, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए जब बालिका खेले नहीं और निष्क्रिय लगे, यानी बच्चा एक रहता है ना, हम देखते हैं एक्टिव बच्चा और वो चुपचाप अचानक बैठ जाता, तो हमें हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है क्या दिक्कत है। तो इसी तरह से जब बच्चा खेले नहीं, निष्क्रिय रहे। जब बालिका हर वक्त थकी थकी लगे या फिर वो बच्ची रोती रहे, चिड़चिड़ा सा उसका स्वभाव हो जाए। नॉर्मली चिड़चिड़ी ना हो बट अब हमें लगता हो कि वो चिड़चिड़ी हो रही है। जब बच्चा खाना खाने से इनकार कर दे या खाना खाते ही उल्टी कर दे। जब बालिका को सर्दी जुकाम के साथ बुखार हो या कहीं पर दर्द हो। जब बच्चे की त्वचा पर बुखार के साथ और बिना बुखार के दरोरे हो जाएं या फिर शरीर पर कहीं सूजन आ जाए या बालिका को दस्त या अतिसार हो, तो हमें पता लग सकता है कि बच्ची में बीमारी है। बीमार बच्चे की देखभाल के नियमों पर चर्चा कीजिए। यानी अब हमें पता चल गया लक्षण देख के कि बच्चा भाई बीमार है, गंभीर बीमार है, अल्प बीमार है, सीमित बीमार है। अब हमें इसका इलाज करना है, तो उसके लिए हम घर पे ही बच्चों की इलाज या देखभाल के नियम, हमें उसकी देखभाल करनी है। तो किस तरह से उसको बच्चे को हम देखभाल कर सकते हैं? किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर बच्चे को अच्छे से देखभाल करना जरूरी होता है और इसके सामान्य नियम होते हैं जिनका पालन करने से घर पर ही बच्चे की देखभाल आराम से की जा सकती है। जैसे पहला हम क्या करेंगे कि बच्चे को कभी भी कमरे में अकेला ना छोड़े, कोई एक ना एक बंदा उसके साथ हमेशा रहे। ज़्यादा बीमार अगर बच्चा हो तो उसे अपने भाई बहन के साथ ऐसे खेल खिलाएं जो कि ज़्यादा क्रियाशील ना हो। यानी कि बच्ची को अगर ज़्यादा बीमार लगे ना तो ऐसे दौड़ भाग वाले खेल ना खेलने दे, उसे आराम करने दें। कमरे में हवा के आवागमन का उचित प्रबंध हो। सीधी हवा बच्चे पर नहीं पड़नी चाहिए पर ताज़ी हवा कमरे में जरूर आनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज हवा आ रही हो और बच्चे पे लग रही हो। हाँ, कमरा हवादार जरूर होना चाहिए। लगे ना कि बच्चे को सर्दी भी लग रही है तो गर्म कपड़े अगर हमें पहनाने हो तो भी बच्चों को पहले सूती कपड़ों के ऊपर ही वो कपड़े पहनाएं, क्योंकि बुखार में बच्चे को पसीने आ रहे होते हैं जो सूती कपड़े ही सोखते हैं। यदि नवजात शिशु बीमार हो और माँ उसे दूध पिला रही हो तो माँ को स्तनपान जारी रखना चाहिए। यानी कि अगर कई लोग क्या कहते हैं कि बच्चा बीमार है, इसे दूध मत पिलाओ, फिर से उल्टी कर देगा, दूध मत पिलाओ, इसे तो दस्त हो ही रहे हैं, दूध मत पिलाओ, इसका पेट ज़्यादा भर जाएगा तो बीमार लगेगा। तो ये लोग कई लोग करते हैं और दूध नहीं पीने देते। तो ये क्या करना है कि बच्चा अगर नवजात हो, दूध पीता हो, बीमार होने पर उसे दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। कमरे में तीव्र गंध नहीं आनी चाहिए। विकलांगता के लक्षण जैसे मांसपेशियों का ढीला पड़ना, संस्तंभता, स्वर्ण दोष हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिना पूर्ण जानकारी के खुद से बच्चे को कोई भी दवा ना दें। बच्चे को हल्का सुपाच्य भोजन दें। उसे तले भुने चिकने खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी ना दें। बच्चे के मल या उल्टी को उचित जगह पर फेंकें ताकि उससे फिर दोबारा से किसी को संक्रमण ना हो। निर्जलीकरण में बच्चे को अधिक से अधिक तरल पदार्थ दें। बीमारी के लक्षणों का तुरंत से उपचार करें। जैसे तेज बुखार हो तो शरीर को गीले कपड़े से पोंछ के साफ करें, उससे क्या है बच्चे का शरीर पे जो ताप है वो ठंडा होगा। माथे पर भी गीली पानी की पट्टियां रखें। कमरे में हवा का झोंका नहीं आने देना चाहिए, बच्चे के ऊपर सीधी हवा नहीं आए अगर उसे बुखार है तो। अतिसार में बच्चे को जीवन रक्षक घोल दें। अगर बालिका कांप रही है तो उसे अच्छे से ढक कर रखें। सांस लेने में तकलीफ हो तो तकिए का सहारा देकर सिर को ऊंचा करके रखें। बुखार में बच्चे के पैरों को ढक कर रखें। अगर उल्टी आ जाए तो उसका सिर एक ओर मोड़ दें।
उल्टी के जैसा महसूस होने पर बच्चे को 1 चम्मच चीनी खिलाएं। बच्चे के अगर घाव हो रहे हैं तो उनको ढककर पट्टी कर दे या साफ रखें उन घावों को। तो ये हमें, अगर बच्चा बीमार है तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है उसकी देखभाल करते टाइम। एक बीमारी बच्चों में काफी पाई जाती है, वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चे में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाली एक पोषणात्मक बीमारी है। इसके अंदर बच्चे को क्वाशियोरकर बीमारी और मरासमस ये बीमारी हो जाती है। आपसे अलग अलग भी पूछा जाता है कि मरासमस, बच्चे में मरासमस के लक्षण ये पूछे जाते हैं, या फिर आपके जो क्वाशियोरकर है ना उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। हमारे शरीर में प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को ही प्रोटीन एवं ऊर्जा का कुपोषण कहा जाता है। इसका संबंध सामान्य संक्रमण से भी होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण शरीर में क्या होता है, प्रतिकूल परिवर्तन आ जाते हैं जो बाहर से भी दिखाई देने लगते हैं, और इन्हीं को ये जो हमारा रोग के नैदानिक लक्षण जिन्हें हम कहते हैं ना, वो कहा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कोई बच्चा ग्रस्त है तो उसकी जो लंबाई होती है, सामान्य जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना, तो एक एज के अगर बच्चे हैं तो सामान्य बच्चे ज़्यादा लंबे होते हैं, और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित बच्चों की लंबाई थोड़ी कम होती है। इसमें पूरे शरीर या शरीर के अंगों की बनावट में होने वाले परिवर्तनों यानी नैदानिक लक्षणों को पहचान कर प्रशिक्षित व्यक्ति इन लक्षणों को पहचान कर कुपोषण का पता लगा सकते हैं। है मरासमस या फिर सूखा रोग, यानी किसी बच्चे में हमें सूखा रोग दिखाई दे। मरासमस अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें जो रोगी बच्चे होते हैं उनका वजन सामान्य जो उम्र के बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी कम होता है। इस रोग में अवत्वक वसा यानी त्वचा के नीचे जो वसा पाई जाती है वो उसका क्षय होने लगता है, यानी घट जाती है। स्किन के नीचे जो वसा है ना वो कम हो जाती है, इसलिए सूखी सूखी हड्डियाँ सी सीधी बाहर से दिखाई देने लगती हैं, और स्थूल मांसपेशियाँ भी क्षीण होने लगती हैं। दूसरा लक्षण है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो बीमारी है यह 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक होती है। इसमें जलीय शोफ, यानी ऐसे कहते हैं ना कि शरीर में पानी भर गया इसलिए शरीर सूज जाता है, तो वो जलीय शोफ यानी सूजन हो जाती है। रोगी बच्चे का वजन तेजी से कम हो जाता है। इसमें अनेक संक्रमण एक बार में बच्चे में एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं, बार बार कोई कभी कुछ संक्रमण कभी कोई संक्रमण बच्चे में होने लग जाता है। इन दोनों के अलावा कभी कभी रोगी में क्वाशियोरकर व मरासमस दोनों लक्षण एक साथ भी दिखाई देते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान करके तुरंत इसका उपचार करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को अधिक समस्या ना हो। अब अगर अलग अलग पूछा जाए कि मरासमस और क्वाशियोरकर के जो लक्षण हैं वो बताइए या फिर इसमें अंतर बताइए। मरासमस यानी सूखा रोग और क्वाशियोरकर के लक्षणों में अंतर निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले हम मरासमस के नैदानिक लक्षण देखेंगे कि मरासमस ऊर्जा कुपोषण, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, तो बच्चा किस तरह के लक्षण प्रदर्शित करता है। मांसपेशियों का क्रश होना, मरासमस में बच्चे की मांसपेशियां क्रश हो जाती हैं, ये मरासमस का प्रमुख लक्षण है। इसमें रोगी बच्चे की मांसपेशियां अत्यधिक क्रश होने लगती हैं व त्वचा के नीचे की वसा कम व बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्रश होने का मतलब है कमजोर और बिल्कुल घिस के दुबली पतली हो जाती है ना, उस टाइप से। छाती की पसलियां दिखाई देने लगती हैं, यानी वसा की कमी के कारण त्वचा झुर्रीदार व कूलों की जगह खुश्क हो जाती है। बच्चा हड्डियों का ढांचा प्रतीत होने लगता है, तो ये बच्चे में मांसपेशियां क्रश हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चा पनप न पाना भी एक लक्षण है। इसमें बच्चा अधिकतर चिड़चिड़ा उदास रहता है, अतः वह उचित मात्रा में पनप नहीं पाता। वह इतना कमजोर हो जाता है कि जब वो रोता है ना तो उसकी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकलती है, हमें कम सुनाई देती है। वृद्धि अवरोधन, यानी जो वृद्धि होती है ना उसमें अवरोध पैदा हो जाते हैं। इसमें बच्चे की वृद्धि कम या रुक जाती है, बच्चे का वजन के ज़्यादातर कम हो जाता है, और इससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो अपनी आयु के जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे उनका वजन 50%, यानी कि मान लीजिए एक बच्चा स्वस्थ बच्चा, उसका वजन अगर 10 किलो होना चाहिए तो उसी उम्र का इस रोग से मरासमस से ग्रसित बच्चे का वजन 50% वजन कम या फिर 50% उसकी वृद्धि कम दिखाई देती है। जैसे 1 वर्ष के सामान्य बच्चे का वजन 10 किलो होता है, परंतु मरासमस से ग्रसित बच्चे का वजन मात्र 5 या 6 किलो ही रह जाता है। इसके अलावा मरासमस में शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
इस रोग में बच्चे को कभी कभी दस्त हो जाते हैं, जिससे शरीर में काफ़ी मात्रा में निर्जलीकरण हो जाता है और पानी निकलने की वजह से बच्चे में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे में अन्य पोषणहीनता जन्य रोग भी हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे में विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके बाद क्वाशियोरकर जो है उसके नैदानिक लक्षण कौन कौन से हैं? इसमें जैसे कि पढ़ा था, क्वाशियोरकर के अंदर जलीय सूप यानी कि सूजन आ जाती है, शरीर में पानी भरा भरा प्रतीत होता है। इसमें बच्चे की अंतर्गत कोशिकाओं में अत्यधिक जल या द्रव्य एकत्रित हो जाता है। यह ज़्यादातर निचली भुजाओं में पाया जाता है, परंतु यह संपूर्ण शरीर व चेहरे पर भी हो सकता है। बिना शोफ या जलीय सूजन के क्वाशियोरकर की पहचान नहीं की जा सकती है। यानी अगर ये बीमारी है तो इसी चीज़ से पता चलता है कि कंफर्म होता है कि क्वाशियोरकर है, कि बच्चे में पानी से भरी हुई जो शरीर होता है ना वो सूज जाता है, तभी पता चलता है। नेक्स्ट, वृद्धि अवरोधन। क्वाशियोरकर में भी जो बच्चे होते हैं उनका वजन सामान्य आयु के बच्चे से 60% तक कम हो जाता है। यानी आपका मरासमस में तो 50% ही कम हो रहा है, इसमें 60% तक बच्चे का वजन कम हो जाता है। जैसे 3 वर्ष के सामान्य बच्चे का वजन 13.5 kg होना चाहिए, तो क्वाशियोरकर से ग्रसित जो बच्चा होता है ना उसका वजन लगभग 8 kg ही हो पाता है। नेक्स्ट, इसमें बच्चे में चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण में रुचि नहीं लेता और चिड़चिड़ा सा प्रतीत होता है। उसकी त्वचा में परिवर्तन आते हैं। बच्चे की त्वचा ऊपर से मोटी व सख्त हो जाती है, ऐसे लगता है कि त्वचा पर रोगन कर दिया गया हो। त्वचा शुष्क होने से उसमें दरारें पड़ जाती है और आसानी से फिर वो छिलने लग जाती है। बालों में भी परिवर्तन आते हैं। बच्चे के बाल कम हो जाते हैं और ज़्यादा टूटने लगते हैं। काले रंग के जो बच्चे के बाल थे धीरे धीरे भूरे रंग में बदलने लग जाते हैं। चेहरे का चंद्राकार होना। क्वाशियोरकर में जो बच्चे होते हैं इससे ग्रसित उनके गाल लटक जाते हैं। सूजन के कारण चेहरा फैल जाता है, जिसे चंद्राकार मुख कहते हैं, जो गोल चांद के जैसा दिखाई देता है। और संबंधित पोषणहीनता भी बच्चे में दिखाई देती है इस रोग से। बच्चे में अन्य पोषणहीनता जन्य लक्षण जैसे विटामिन ए व बी समुदाय के विटामिनों की कमी आ जाती है। संबंधित रोग, इसके अलावा बच्चे को पानी जैसे दस्त व अति गंभीर श्वास संबंधी संक्रमण जैसे खांसी हो जाते हैं। बच्चे को खसरा भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो अंतर छोटे छोटे लिख देंगे। मरासमस में मांसपेशियां क्रस होती हैं। क्वाशियोरकर में शोफ या जलीय सूजन आती है। मरासमस में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले उत्तकों में वसा की कमी हो जाती है। वृद्धि अवरोधन, अतिसार व दस्त हो सकते हैं। बच्चा पनप नहीं पाता और शरीर में जल की कमी हो जाती है। वहीं क्वाशियोरकर में शोफ या जलीय सूजन होती है। वृद्धि अवरोधन और मानसिक परिवर्तन यानी चिड़चिड़ापन आता है। बच्चे की त्वचा में परिवर्तन होते हैं। मुख चंद्राकार हो जाता है। बालों में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। बच्चे को अतिसार, जिगर का ना बढ़ना, भूख कम लगना या ना लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो मरासमस व क्वाशियोरकर हो गए। अब कुछ ऐसे बीमारियां पूछी जाती हैं आपसे, बच्चों में होने वाली छोटी मोटी बीमारियां, उनके बारे में पूछा जाता है कि उनके बारे में बताइए, उनके लक्षण या कैसे उसका प्रबंधन यानी निपटेंगे, वो पूछा जाता है। बच्चों में होने वाली एक बीमारी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, काली खांसी। काली खांसी एक संक्रामक बीमारी है जो श्वास से संबंधित होती है। यह बीमारी छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। आमतौर पर बीमारी 5 साल से बड़े बच्चों को कम होती है, यानी लगभग बच्चे 5 साल के रहते हैं ना, तब तक की बीमारी ज़्यादा होती है। यह बीमारी थका देने वाली होती है। इसमें बच्चे के संक्रमण हो जाता है। इस वजह से जो जीवाणु होते हैं ना, श्वास नली में श्लेष्मा की जो परत होती है उसको मोटा व चिपचिपा कर देते हैं। इस वजह से गला भरा भरा ऐसे चिकनाहट से जमी रहती है और बच्चे को खर 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 कर खांसी आती रहती है। यह बीमारी आमतौर पर हल्का बुखार, नाक बहने व खांसी के साथ शुरू होती है। काली खांसी के लक्षण क्या है? काली खांसी होने के लगभग 10 दिन पहले सांस लेते समय खो खो की आवाज़ आती है। लगातार खांसी आती है, गले में बलगम जम जाता है और फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खांसी के दौरान कई बार सांस लेने में भी उनको दिक्कत होती है। सांस उनकी रुक जाती है हल्की सी, जो बहुत खतरनाक होती है। बच्चे का वजन कम हो जाता है और उसे भूख नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा खांसी से बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो खराब हो सकते हैं और आँख की रक्त वाहिकाएँ भी फट सकती हैं। ये बच्चे के लक्षण होते हैं। अब काली खांसी के क्या कारण है? काली खांसी छींक व खांसी के द्वारा संक्रमण से ही फैलती है। इसका प्रबंधन कैसे करें? आमतौर पर जब काली खांसी का पता चलता है तब तक उपचार के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। जिस लक्षण में पड़ा है ना, 10 दिन पहले ही खौं खौं की आवाज़ आने लगती है। 10 दिन फिर उसके बाद जब काली खांसी होती है, जब तक वो खांसी जम चुकी होती है। अगर इसका पता चल जाए तो एंटीबायोटिक के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, अन्यथा 3 महीने तक यह बीमारी ऐसे ही
बच्चे को परेशान करेगी, वह 3 माह के बाद यह स्वयं ही ठीक हो जाती है। परंतु जैसा कि हमें पता है एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए क्या इसको तुरंत इसके जो लक्षण है वो पहचान के अगर इलाज शुरू कर दें, एंटीबायोटिक दे दें तो अच्छा है। नहीं तो बच्चा तो 3 महीने, यानी जिसको भी ये बीमारी है 3 महीने दुखी रहेगा, बट वो और किसी को भी ये संक्रमण फैला सकता है। इसकी रोकथाम के लिए, काली खांसी की रोकथाम के लिए DPT व ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। एक बच्चों में होने वाला संक्रमण है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी मल के द्वारा जल व खाद्य के संदूषित यानी प्रदूषित होने के कारण फैलती है। टाइफाइड के लक्षण है, टाइफाइड बुखार व सिरदर्द के साथ शुरू होता है। इसमें रोगी निर्जीव बेजान सा महसूस करता है, कई बार उसे दस्त भी लग जाते हैं, उसके प्लीहा बढ़ने लग जाते हैं, कहते हैं ना प्लेट्स बढ़ जाती है, कम हो जाती हैं। बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे तेज होने लग जाता है। टाइफाइड की व्यवस्था कैसे करेंगे, यानी प्रबंध कैसे करेंगे? बुखार होने पर बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। DABC के वैक्सीन के द्वारा जो आपकी बीमारी है टाइफाइड, इससे बचाव किया जा सकता है। रोकथाम के लिए स्वच्छ जल व भोजन लेना है, वैक्सीन लगवानी है। टाइफाइड की वैक्सीन TABC की प्रभाविता 6 माह तक होती है। टाइफाइड के बाद बीमारी है, एक संक्रमण है स्कैबीज। स्कैबीज मुख्यतः बच्चों में पाए जाने वाला त्वचा का संक्रमण है, स्किन पे होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है। स्कैबीज को कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या क्या हैं? स्कैबीज जो संक्रमण होता है इसमें हाथ की अंगुलियों के जो बीच है उसकी झिल्ली, कलाइयों, बगलों, जांघों के अंदरूनी भागों, कूलों पर छोटे छोटे विक्षत हो जाते हैं। इससे छोटे छोटे उभरे हुए होते हैं जिनमें काफ़ी खुजली होती है। रात में अक्सर इन विक्षतों में खुजली होती है। संक्रमण जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है तो जो विक्षत होते हैं ना आपस में जुड़ जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो निशान हो रहे थे अब वो बड़े हो जाते हैं और आपस में मिलके और बड़े निशान बन जाते हैं। इन्हें खरोंचेंगे तो ये संक्रमित हो जाते हैं। बाद में फिर इनमें क्या ये पक्के मवाद भर जाती है। स्कैबीज चेहरे पर, हथेलियों व तलवों पर कम होता है। इसमें ज़्यादा छोटे बच्चों को स्कैबीज नहीं पाया जाता है। स्कैबीज के क्या कारण है और इसकी रोकथाम किस तरह से हो सकती है? स्कैबीज नामक एक कीड़ा जो आकार में बहुत छोटा होता है वो त्वचा में घुस जाता है, यानी स्कैबीज संक्रमण के कारण होता है जो त्वचा में कीड़ा घुस जाता है, संक्रमण त्वचा में फैल जाता है। अगर परिवार में स्कैबीज का संक्रमण है ना तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है, तो ये सावधानी रखनी है फिर। अतः इसका उपचार पूरे परिवार को करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए बच्चे को नियमित रूप से नहलाने की आदत डालें ताकि त्वचा साफ रह सके। कपड़े भी साफ सुथरे पहने। संक्रमित जो व्यक्ति है उससे कपड़े या फिर उससे सीधा संपर्क में और लोग बचने चाहिए, नहीं तो उसे भी संक्रमण जल्दी हो जाएगा। स्कैबीज का उपचार कैसे करें? स्कैबीज हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। फिर एक दवा होती है बेंजाइल बेंजोएट, ये घोल दवा का इस्तेमाल करना है। इसे जो रोगी है उसे नहलाएंगे, उसके बाद उसको चेहरे को छोड़ के सारे शरीर पे लगा देंगे, फिर पूरे दिन लगा रहने देंगे। दूसरे दिन फिर वो दवा लगाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर वो दवा लगाएंगे। बच्चे को लगातार 2-3 दिन तक नहलाना नहीं है, बस डेली वो दवा अप्लाई करनी है उसके ऊपर, और फिर चौथे दिन बच्चे को नहलाना है। छोटे बच्चों में, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ना, तो उनमें ये दवा सीधी नहीं लगानी, उसमें आप आधी दवा और आधा उसमें तेल मिलाकर बच्चे को लगा सकते हो। यह संक्रामक रोग है, अतः पूरे परिवार का उपचार आवश्यक होता है ताकि पुनः संक्रमण एक से दूसरे में ना फैले। संक्रमित के बिस्तर, कपड़े, तौलिए अलग रखें, साफ व अच्छे से धुले हुए हों, धूप में सूखे हुए होने चाहिए। एक अन्य संक्रमण है बच्चों की त्वचा में होने वाला खसरा। खसरा बच्चों में होने वाली एक आम बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है। यह त्वचा व श्वास प्रणाली को प्रभावित करती है। खसरा किस तरह से हम पहचान पाएंगे खसरा के लक्षणों को? इसमें बच्चे को हल्का बुखार, सिर दर्द, आंख व मुंह में दर्द, नाक बहना, खांसी की समस्या होती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। रोगी को प्रकाश भित्ति समस्या यानी रोशनी में बच्चा चिड़चिड़ा, डर लगने लगता है उसे। बुखार के 3-4 दिन के बाद शरीर पर दाने दिखाई देने लगते हैं। ये दाने पहले गर्दन के पिछले भाग पर, चेहरे पर, बाद में पूरे शरीर व टांगों पर भी फैल जाते हैं। दाने निकलने के बाद आमतौर पर बुखार कम हो जाता है। इसके कारण, खसरा के कारण क्या है? रोकथाम। यह संक्रमण छींकने, खांसने से एक दूसरे में फैलता है। MMR वैक्सीन के द्वारा जो खसरा है इसकी रोकथाम की जा सकती है, यानी खसरे के लिए MMR वैक्सीन लगवाई जाती है।
उपचार व्यवस्था, खसरा कुछ दिनों तक रहकर अपने आप ठीक हो जाता है। यह एक निश्चित अवधि तक रहने वाली बीमारी है जो आमतौर पर खतरनाक नहीं होती, परंतु अगर खसरे के दौरान लापरवाही बरतेंगे ना तो और समस्याएं हो सकती हैं, तो वो फिर जाकर नुकसान कर सकती है। जैसे क्या कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है अगर खसरे का टाइम से इलाज नहीं किया तो? कान में संक्रमण, मुखदाह, नेत्रदाह, नेत्र श्लेष्मा शोथ जिससे अंधापन हो सकता है। श्वसन से संबंधी जो जटिलता, श्वसन मतलब हो गया आपका सांस लेने से संबंधित समस्याएं होंगी, जैसे श्वसनी शोथ व निमोनिया, ये हो सकता है। अतिसार हो जाएगा, निर्जलीकरण हो सकता है। कुपोषण, गौण संक्रमण, जैसे बच्चे को क्षय हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें अगर हो जाएं और खसरे के दौरान इनके क्या चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर ये हो जाए तो बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वैसे तो खसरे का कोई उपचार नहीं है, परंतु इससे होने वाले संक्रमणों व बीमारियों का उपचार किया जाता है। बच्चे को ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाती हैं। दवाइयों द्वारा भी बुखार को नियंत्रित करना चाहिए। आँखों को साफ रखें, सुरक्षित रखें। खांसी या दस्त होने पर पर्याप्त उपचार करें। अगर बच्चा कुपोषित है तो एंटीबायोटिक दवाओं का उसके ऊपर कम असर पड़ता है, तो एंटीबायोटिक दवा कुछ बीमारियों को ही नियंत्रित करती है, तो इसका ज़्यादा कुछ इलाज है नहीं खसरे का। एक विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स। रिकेट्स के विटामिन डी की कमी से होते हुए हड्डियों को प्रभावित करती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ते हुए बच्चों में होने वाला रोग है, जो हमारे देश के कई भागों में बच्चों को बार बार हमें देखने को मिलता है। रिकेट्स के लक्षण क्या हैं? प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बेचैन लगते हैं, मांसपेशियों की सुदृढ़ता कम हो जाती है और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चे के जो उदर यानी पेट है उसकी मांसपेशियां ढीली हो जाती है और पेट फैल जाता है। बच्चे के विकासात्मक मानदंड में देरी हो जाती है, उसे जैसे कि उसके दांत देरी से गिरते हैं, उठने बैठने चलने बोलने इन सब में विलम्ब होता है। बच्चा कमज़ोर व चलने में असमर्थ होता है। शरीर की लंबी हड्डियों के एपिफिसिस बढ़कर फैल जाते हैं, यानी कलाइयों पर अग्रभुजा की हड्डियों में सूजन आ जाती है। बच्चे की पसलियों के जो छोर हैं उन पे सूजन आ जाती है, जो हड्डियों की मणिकायन या रिकेटी रोजरी जैसी लगती है। रिकेट्स जो बीमारी है इसमें जो रोगी है उसके अग्र कलांतर, यानी आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर के आगे का जो भाग होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो कहते हैं ना कि इस पे बच्चे के हाथ मत मारो रे, इसे टच मत करो, इसे ज़्यादा जोर से कहीं लग ना जाए, तो वो वाला जो भाग होता है ना धीरे धीरे बच्चे का वो भर जाता है, वो टाइट हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को रिकेट्स है तो उसे भरने में बहुत टाइम लगता है। हड्डियों के नरम होने के कारण सिर की हड्डियां नरम प्रतीत होती हैं, यानी बच्चों को कपाल शोथ हो जाता है। रोगी बच्चे की छाती की हड्डियां बाहर आ जाती हैं, जिसे कपोत वक्ष नाम दिया जाता है। टांगों की हड्डियां नरम हो जाती हैं और भार सहन नहीं कर पाती, बच्चे के पैर के धनुष की तरह मुड़ जाते हैं, जिसे फिर धनुर्जंगा कहते हैं। बच्चे के घुटने मुड़ जाते हैं, जिस वजह से मुड़े हुए घुटने संगत चानू कहते हैं। इसमें बच्चे के दोनों पैर आपस में स्पर्श करने लग के टकराने लग जाते हैं। कुछ बच्चों में खोपड़ी के सामने की पार्श्व हड्डियां बाहर आ जाती है, जिसे उत्सेद कहते हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डियां भी बाहर की ओर आ जाती हैं। रिकेट्स का कारण है विटामिन डी की कमी मुख्यतः। चूँकि हमारे देश में धूप और रोशनी की कमी नहीं है, परंतु अपर्याप्त धूप जहाँ पर है ना वहाँ पर ये रोग देखने को मिलता है। उपचार के लिए विटामिन डी या कैल्शियम का अंतर्ग्रहण करना चाहिए। विटामिन डी के संपाक भी दिए जा सकते हैं, जो हमें विटामिन डी के साथ विटामिन ए भी देते हैं। कैल्शियम भी दिया जाता है। इसका प्रभाव मुख्यतः 4 सप्ताह में दिखाई देने लगता है। रोकथाम के लिए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलनी चाहिए, जिससे रिकेट्स बीमारी का रोकथाम हो सके। विटामिन डी के आहार स्रोत तो कम है, जैसे मछली के यकृत का तेल, अंडे का पीला भाग, इन्हीं को अगर आहार में देंगे तो बच्चे को कुछ मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा सामान्यतः इसकी आवश्यकता भारत में कम ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रत्यक्ष रोशनी होती है जो हमें विटामिन डी दे देती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो कॉड मछली के यकृत का तेल का प्रयोग करके विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है और रिकेट्स रोग जो है उसकी रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट संक्रमण है हैजा। यह एक तेज गति से फैलने वाला संक्रमण है जो अधिकतर गर्मी या पतझड़ के मौसम में आहार को प्रभावित करता है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर जो पतझड़ होता है ना, इस टाइम में आहार जो हमारा आहार तंत्र होता है ना वो इससे प्रभावित हो जाता है, और इसका सही व समय पर इलाज ना होने से 70% तक इस रोग में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों में पाया जाता है और उनमें अधिक पाया जाता है जो कि स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते, यानी कि जो साफ सुथरे साफ सफाई से नहीं रहना चाहते या रहते, उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हैजा के प्रमुख कारण है
हैजा एक जीवाणु से फैलता है जिसे कॉलरा वाइब्रियो कहा जाता है। इसी वजह से इसको हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहा जाता है। यह गर्मियों की शुरुआत मार्च अप्रैल में ज़्यादा फैलता है, जो दूषित भोजन व पानी के कारण फैलता है। रोगी के उल्टी, थूक, मल आदि से मक्खियाँ जीवाणुओं को खुले भोजन, जल, दूध तक लाती हैं, उन्हें दूषित करती हैं और फिर उसी को ग्रहण करके और लोग भी दूषित चीज़ को ग्रहण करने से उनमें भी हैजा होने लग जाता है। रोगी का थूक व अंधेरे में ये जीवाणु लगभग 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनका खास ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये फैलने ना पाए। हैजा से बचाव के लिए रोगी को अन्य लोगों व बच्चों से अलग दूर रखा जाए। अन्य सभी बच्चों को भी इसका हैजे का टीका लगवाना चाहिए। रोगी के कपड़े, बिस्तर, रुमाल व जूठा भोजन अन्य लोगों को ना दें। इसके उपचार के लिए TABC का टीका लगवाया जाना चाहिए, जिसकी प्रभाविता लगभग 6 माह तक होती है। परंतु हैजा अगर महामारी के रूप में फैल जाए, यानी कि जिसे देखे हर 3 में से 2 बच्चे को अगर हैजा हो रहा है, तो उस टाइम TABC का टीका भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं करेगा। नेक्स्ट संक्रमण है स्कर्वी। स्कर्वी आपकी विटामिन की कमी से होने वाला एक संक्रमण है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, जो पोषण से संबंधित विसंगति है। जिनके आहार में ताजे फल व सब्जियों का अभाव रहता है, उनको यह अधिक प्रभावित करता है। यह भारत में पाई जाने वाली प्रमुख पोषणात्मक विसंगति है। स्कर्वी के नैदानिक लक्षण है मसूड़ों का फूल जाना व उनसे खून का बहना, यानी रोगी का मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें दर्द होता है और खून निकलता है। उनमें संक्रमण के कारण को जरा सा टच करते हैं तो उसमें रक्त बहने लग जाता है। इसमें घुटने व जांघ के निचले भाग पर छोटे छोटे दाग दिखाई देने लगते हैं। शरीर में आयरन यानी लौह तत्व और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है और इस वजह से रोगी को एनीमिया भी हो सकता है स्कर्वी में। अगर स्कर्वी का सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। स्कर्वी का कारण है लंबे समय तक ताजे फल व सब्जियों का सेवन ना करना, यानी इसका कारण है इसमें शरीर में विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर अधिक ताप पर खाना पकाते हैं तो भी खाने के विटामिन C नष्ट हो जाते हैं, तो हमें स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी का उपचार के लिए विटामिन C की गोलियां देनी चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो उसका टीका भी लगाया जा सकता है और साथ में गोली, यानी नॉर्मल अगर दिखे कि स्कर्वी बस पहली स्टेज पे है तो रोगी को विटामिन C की गोलियां दी जाएंगी। अगर गंभीर स्थिति है तो टीका भी लगेगा विटामिन C का और गोलियां भी दी जाती, साथ में लेते रहना चाहिए। रोकथाम के लिए ताजे सिट्रिस यानी जो खट्टे फल होते हैं ना, मौसमी फल, वो सारे लेने चाहिए, जैसे मौसमी, संतरा, अमरूद, नींबू, आंवला आदि रोगी को देते रहें। अंकुरित दालें जैसे चने व मूंग, ये भी, इससे भी विटामिन C मिलता है। इसमें विटामिन C सीधा नहीं मिलता है तो इसका अंकुरीकरण व खमीरीकरण करके फिर ये चीज़ें ले सकते हैं ताकि आहार में विटामिन C की कमी ना हो। नेक्स्ट एक बीमारी है गलगंड। गलगंड गल ग्रंथि से संबंधित बीमारी है। इसका अर्थ है गल ग्रंथि का सूजना या आकार में बढ़ना, यानी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें परिवर्तन हो जाता है, बड़ी हो जाती है थायराइड ग्रंथि, तो वो गला बाहर की तरफ आया दिखाई देता है, जिसे गलगंड कहा जाता है। जब किसी की गल ग्रंथि बाहर को दिखाई देती है परंतु बढ़ने घटने का पता नहीं चलता तो ऐसे सामान्य गलगंड कहा जाता है। किसी एक क्षेत्र में रहने वाले अनेक लोगों को यह हो जाए तो उसे स्थानीय बीमारी समझा जाता है, यानी वो कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं मानी जाएगी कि यहाँ तो बहुत से लोगों को है। 8 से 14 उम्र के बच्चों की जांच में यह अगर 10% आता है तो इसके इलाज की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि सामान्य गलगंड स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता परंतु कभी कभी जटिलताएं बढ़ा देता है जो गंभीर हो सकते हैं, जैसे थायराइड घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जड़ मानवता, गूंगा बहरा आदि, उसमें फिर बीमारियां हो सकती हैं थायराइड ग्रंथि में चेंज होने से। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है, अतः आयोडीन नमक, जो आयोडीन युक्त चीज़ें होती हैं ना, वो लेना जरूरी होता है। एक बीमारी है बेरीबेरी। बेरीबेरी नामक रोग थायमीन विटामिन की कमी के कारण होता है और भारत में कम होता है ये बेरीबेरी रोग। यह गीली बेरीबेरी और सूखी बेरीबेरी के रूप में 2 रूपों में दिखाई देता है, किसी में गीली बेरीबेरी होता है और किसी में सूखी। बेरीबेरी के लक्षण है भूख ना लगना या फिर भूख कम हो जाती है, कमजोरी या फिर जल्दी थकान होती है, पैरों में सुई चुभने जैसा लगता है रोगी को, उसके पैर सुन्न हो जाते हैं और अगर स्पर्श करेंगे ना, पैर को टच करेंगे तो उन्हें फील नहीं होता कि कोई टच कर रहा है। गीली बेरीबेरी में हृदय गति रुक भी सकती है, तेज धड़कनें चलने लगती हैं, छाती में दर्द होता है, दबाव डालने पर टांगों की मांसपेशियां दर्द करती हैं
और अगर सूखी बेरी बेरी होती है तो रोगी के पैरों में कमजोरी आ जाती है, शैय्याग्रस्त यानी वो चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है। बेरी बेरी के कारण है इसमें थायमीन विटामिन जो होता है ना वो कम हो जाता है शरीर में। अधिकतर ज़्यादा पॉलिश किए गए चावल खाने से यह रोग होता है, क्योंकि चावल की ऊपरी परत होती है ना उसमें थायमीन पाया जाता है। अगर उसे पॉलिश कर दिया और फिर ज़्यादातर उसी के अंदर पाया जाता है, तो नॉर्मली हम क्या चावल खा रहे होते हैं हमें लगता है थायमीन जा रहा है, लेकिन थायमीन पॉलिश करके पहले ही बाहर जा चुका है, तो इसलिए ये शरीर में कमी हो जाती है। इसके उपचार के लिए रोगी को पूर्ण विश्राम करने की सलाह देनी चाहिए। गीली व सूखी बेरी बेरी में कम से कम 3 दिन तक टीके द्वारा थायमीन दिया जाता है रोगी को। खाने में भी दिन में 3 बार थायमीन की गोलियां दी जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए ज़्यादा पॉलिश किए गए चावल के स्थान पर हाथ से कूटे हुए चावल लेने चाहिए। आजकल इसके लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। कई कारखानों में कम पॉलिश के द्वारा जो चावल होते हैं ना तैयार करे जा रहे हैं। इन्हें आपने देखा होगा ना, कई जैसे ऐड वगैरह आते हैं कि दाल या चावल पॉलिश किए हुए नहीं है, तो वो इसी बात के लिए होते हैं कि उनके जो गुण होते हैं वो नष्ट ना हो जाएं। इसके अलावा थायमीन की प्रचुरता वाले पदार्थ जैसे मोटे अनाज, खमीरीकृत व अंकुरित अनाज लेकर भी थायमीन की कमी को पूरा किया जा सकता है और जो आपके बेरी बेरी है उस रोग को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका एक विसंगति है बच्चों में होने वाली पेलाग्रा। पेलाग्रा भी पोषण से की वजह से होते हैं, बच्चे में कम पोषण होता है, विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी का इसमें थायमीन गलती से लिखा गया है, इसमें आपका शायद नियासिन आना चाहिए। इसको छोड़िए, आप वैसे आपके पास अगर हो तो पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। अगर शरीर में नियासिन की कमी हो जाए तो पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा को कैसे पहचाने कि त्वचा में परिवर्तन हो जाते हैं। पेलाग्रा में रोगी की त्वचा में विशिष्ट परिवर्तन होने लगते हैं, जो कि जैसे शरीर में वहाँ ज़्यादा दिखाई देती है, जो सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है ना, जैसे हमारे चेहरे पे सूरज की रोशनी पड़ती है सीधी हाथों के आगे की तरफ, तो यहाँ पे जैसे अग्रभुजाएं, टांगे, चेहरे व गर्दन के अनावृत भाग, इनमें ज़्यादा निशान पड़ने लग जाते हैं, हमें दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पे जो त्वचा होती है शुष्क, रूखी, शल्को व खुरदरी हो जाती है। इसके अलावा रोगी में अतिसार हो जाता है। पेलाग्रा में रोगी में दस्त या अतिसार हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हाँ ये एक लक्षण है कि शायद बच्चे को पेलाग्रा हो सकता है। मानसिक परिवर्तन, रोगी में कुछ मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे भूलना, चिड़चिड़ा होने लग जाता है, सिर दर्द, नींद या नाना, हाथ पैर में कपकपी हो जाती है, मानसिक अवसाद हो जाता है रोगी को। अगर नियासिन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये जो लक्षण होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। देख के हमें पता लग जाता है कि पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, क्या इसे मतलब क्या दिक्कत है। सारे लक्षण हमें भूलने लग जाता है, चिड़चिड़ापन, ये सब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण है यह बीमारी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर प्रमुख भोजन मक्का हो। जैसे मैक्सिको सिटी है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्का खाया जाता है, तो ऐसी चीज़ तो वहाँ पे लोग खाते ही नहीं जिसमें नियासिन हो। इस वजह से नियासिन की कमी हो जाती है। यह बीमारी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, समीपवर्ती महाराष्ट्र, कर्नाटक में देखने को मिलती है, जहाँ पर ज्वार मुख्य खाद्यान्न है। क्योंकि ज्वार में अमीनो एसिड का असंतुलन होता है, तो शरीर में इसके संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य पोषक तत्व की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन अगर नियासिन ही नहीं है तो ये संतुलन हो नहीं पाएगा और बच्चे को रोग हो सकता है पेलाग्रा। पेलाग्रा को रोकने के लिए मिश्रित अनाजों का सेवन करना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में नियासिन प्राप्त हो सके। लोगों को मक्का या ज्वार को अकेले ना खाने का सलाह देना चाहिए कि अकेले की जगह इन पे और जो आपके चावल, जो अनाज होते हैं ना, उनको मिक्स करके खाना चाहिए। इनके स्थान पर चावल, गेहूं का भी उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ दालों का उपयोग करना चाहिए, जैसे गिरीदार, फल, तिलहन, मांस आदि भी नियासिन प्रदान करते हैं। दालें व बाकी जो आपके फल और तिल है ना, मांस, ये सब भी नियासिन देंगे। पेलाग्रा के उपचार के लिए आपको निकोटिनामाइड नामक औषधि दी जाती है। इसमें नियासिन की थोड़ी मात्रा होती है, क्योंकि नियासिन अकेले नहीं दिया जा सकता, इसमें और कुछ और भी होता है ना, उसमें कुछ दवाई होती है, उसमें थोड़ी सी नियासिन होती है। क्योंकि अगर सीधी दवाई दी जाएगी ना खाली नियासिन, तो इससे जो बच्चे को मिचली टाइप में जी घबराएगा, वमन, उल्टी हो जाएगी, चेहरा गर्म या लाल हो जाएगा, शरीर गर्म हो जाता है, आदि दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए किसी दवाई के अंदर मिलाकर नियासिन दिया जाता है। रोगी को प्रतिदिन 300 mg की खुराक दी जाती है और डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा बच्चे को बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी दी जाती हैं। एक बीमारी है एनीमिया। एनीमिया यानी कि हो गया आपका खून की कमी, जो आयोडीन की कमी कारण होता है ना एनीमिया, खून की कमी हो जाती है रोगी में। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन के जरूरी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन,
फोलिक एसिड, विटामिन B12, तांबा, कोबाल्ट, राइबोफ्लेविन, निकोटीन व कुछ अन्य जो तत्व होते हैं, इनमें से भी कोई कम हो गया तो बच्चे को एनीमिया हो सकता है। अतः माना जाता है कि एनीमिया वह अवस्था है जिसमें एकाधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है और फिर वह किसी भी वजह से होवे। यह निम्न सामान्य वर्ग की गर्भवती स्त्रियों में पाई जाने वाली मुख्य विसंगति है। ग्रामीण क्षेत्र व शहरी जो निम्न बस्तियां होती हैं उसमें लगभग 60 से 70 गर्भवती महिलाएं एनीमिया की शिकार पाई जाती हैं। इसके अलावा 1 से 5 वर्ष के जो शालापुर बच्चे होते हैं और जो प्रजनन में सक्षम 15 से 45 वर्ष की जो लड़कियां महिलाएं होती हैं उनमें भी एनीमिया दिखाई देता है। एनीमिया में आपके लौह तत्व व प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं और अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एनीमिया के पहचान के लिए इसमें शरीर में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, नींद का ना आना, हृदय का जोरों से धड़कना, भूख में कमी होना आदि लक्षण आते हैं। क्योंकि शरीर में खून की कमी से इन कार्यों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है। इसके अलावा एनीमिया रोगी की जीभ व आंखों, नाखूनों के निचले हिस्से पीला रंग ले लेते हैं या सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। रोगी को हाथ पैरों में सुइयों के चुभने के जैसा प्रतीत होता है। कुछ रोगी छाती में दर्द की शिकायत भी करते हैं क्योंकि रक्त में क्या होता है, आपके ऑक्सीजन कम हो जाता है, इस वजह से हार्ट में हल्का हल्का पेन सा फील होने लग जाता है। गंभीर एनीमिया में हाथ पैरों में के नाखून भंगूर चम्मच जैसे लगने लगते हैं, जीभ चमकदार व सफ़ेद हो जाती है। एनीमिया रोगी को संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है और अगर ज़्यादा ही एनीमिया हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है रोगी की। एनीमिया के कारण है शरीर में लौह तत्वों की कमी, आहार में अपर्याप्तता, लौह तत्वों का क्षय, फोलिक एसिड की कमी और विटामिन B12 की कमी। इसके उपचार के लिए रोगी को गोलियों के रूप में फेरिस सल्फेट की 150 से 180 mg के रूप में लौह तत्व की जो गोलियां होती हैं ना वो देनी है। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ये गोलियां दिन में 2 या 3 बार खाने से पहले देनी होती हैं। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं दवाई के, जैसे कब्ज हो सकती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। फिर भी ये दवा लगातार लेते ही रहना है, छोड़नी नहीं है। बच्चों के लिए ये दवा तरल रूप में मिलती है, यानी बच्चों को दवाई पिलाने की जो होती है ना लिक्विड, वो मिलती है। फोलिक एसिड व B12 की कमी से एनीमिया हुआ है तो फिर फोलिक एसिड की 1 से 2 mg या फिर जो आपकी B12 है उसकी 10 mg की गोलियां भी दी जाती हैं। अगर ज़्यादा संक्रमण, किसी चीज़ का संक्रमण भी हो जाए एनीमिया वाले रोगी को तो फिर उसे एंटीबायोटिक दी जाती है। इसकी रोकथाम के लिए आहार संबंधी उपाय, यानी बच्चे को ऐसा आहार दिया जाएगा जिसमें आपके जो होते हैं ना आयरन काफ़ी रिच मात्रा में हो। फोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया ऐसी चीज़ें जैसे नमक है, नमक के अंदर प्राकृतिक रूप से आयोडीन मिला के दिया जाता है, तो फोर्टिफिकेशन नहीं, किसी भी चीज़ में प्राकृतिक रूप से आयोडीन मिला के बच्चे को दिया जाए। लौह तत्व फोलिक एसिड अम्ल की जो गोलियां होती है उनका वितरण किया जाना चाहिए बच्चों। ये सब क्या फ्री में या फिर पैसे में जैसे भी बांटें, तो लोग जितना बांटेंगे लोगों में जाएंगी, खाएंगे और बच्चे में एनीमिया या फिर खून की कमी नहीं होएगी। नेक्स्ट एक संक्रमण है टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग। यह बीमारी दीर्घकालीन बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बीमारी जो बैक्टीरिया हवा से फैलता है। ऐसे स्थान जहाँ खुली हवा, धूप नहीं पहुँचती, भीड़ भाड़ वाली जगह, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। यह गाय भैंस का कच्चा दूध पीने से भी बढ़ती है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे ये फेफड़े, हड्डी, आंत, मस्तिष्क, ये कहीं पे भी हो सकती है। फेफड़े में जो तपेदिक या टीबी होता है उसे फुसफुसिया क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग के प्रकार हैं, तपेदिक के प्रकार हैं। यह 2 प्रकार का माना जाता है। पहला है फेफड़ों का तपेदिक। यह फेफड़ों में होता है, छाती में इसमें दर्द रहता है, थकावट लगती है और खांसी के साथ बलगम व खून निकलता है। फिर दूसरा है फेफड़ों से भिन्न तपेदिक। इसमें रोगी को ज्वर रहता है, शरीर में हड्डियों के जोड़ों, माथे की हड्डियों, लसिका ग्रंथियों में ये टीबी हो सकता है। इसका कैसे ये जो टीबी होता है ना किस प्रकार फैलता है, इसके क्या कारण है? यह हवा द्वारा फैलता है। रोगी के खांसने से जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। रोगी के थूक व मल के विसर्जन से भी ये रोग फैलता है। मक्खियाँ फिर वो उस चीज़ पे बैठती हैं और वो जाके दूसरी चीज़ों को दूषित कर देती हैं। दूषित दूध भी इसको बढ़ाता है। अशुद्ध वातावरण व कमजोरी में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। इस रोग से पीड़ित जो माता पिता हैं वो भी बच्चों को संक्रमित कर देते हैं। बच्चों को है तो बाकी लोगों को संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
टीबी का उद्भव यानी किस तरह से ये रोग होता है और किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यह कुछ सप्ताह से लेकर लंबे समय यानी कुछ सालों तक भी रह सकता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, साधारण, साधारण से थोड़ी गंभीर और एक टीबी होता है अति गंभीर। टीबी के लक्षण कैसे पहचाने? इसमें कमजोरी, थकावट, वजन में कमी हो जाती है, काम ना करने की इच्छा होना, भूख ना लगना, हल्का ज्वर रहना, रात में पसीना आना, खांसी के साथ में बलगम और खून आना, हार्ट बीट कम हो जाती है, सांसें फूलना, छाती व गले में दर्द होना और हड्डियां दिखाई देना, ये टीबी के लक्षण पता चल जाते हैं। टीबी की रोकथाम के लिए रोगी को अलग कमरे में रखा जाए ताकि दूसरे लोगों को उनसे संक्रमण ना हो। स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचना दें। कमरे में या घर में उचित हवा व सूर्य की प्रकाश का प्रबंध करें। रोग होते हैं उनको भी इस रोग के बारे में बताया जाए ताकि वो इससे संक्रमित ना हो। बच्चे के जन्म के बाद पहले माह में BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए और रोगी के जो विसर्जन होते हैं ना उनको जला देना चाहिए। इसके उपचार के लिए इसका उपचार टाइम से करना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चा अल्पपोषित या एनीमिया का रोगी हो सकता है। उपचार में देरी होने से ये बीमारी टीबी एक अंग से दूसरे अंग में भी फैल सकती है। इसका पूरा उपचार लेना चाहिए क्योंकि अगर इलाज बीच में छोड़ दिया, कहते हैं ना आपने सुना होगा टीबी का 6 महीने का पूरा इलाज है, 3 महीने का पूरा इलाज, जितना भी डॉक्टर बोले पूरा लेना है। मान लीजिए डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक प्रॉपर इलाज चलेगा, रोगी ने 1 महीने 1.5 महीने इलाज किया, बाद में छोड़ दिया, तो दोबारा से फिर वो समस्या होगी, फिर दोबारा से 3 महीने का इलाज लेना पड़ेगा। इसलिए बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा इलाज लेना है। इससे टीबी के जीवाणु दवाइयों के प्रतिरोधी बन जाएंगे और फिर कभी ठीक नहीं होंगे। अब आंखों में होने वाली बीमारियां हैं, ये हैं जीरोपैथेल्मिया। जीरोपैथेल्मिया विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है जिसे शुष्काशिपाक कहा जाता है। भारत में लगभग 150 लाख अंधे लोगों में 1/4 लोग जीरोपैथेल्मिया के कारण ही अंधे हो रखे हैं। वैसे तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, पर 3 से 4 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। जीरोपैथेल्मिया होता है ना, वो कौन सी जीरोपैथेल्मिया के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है, इसके लक्षण कैसे होते हैं? रोगी को रतौंधी हो जाती है, यानी उसको नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता है। रतौंधी अर्थात रात का अंधापन, यह जीरोपैथेल्मिया का प्रारंभिक लक्षण है। इसमें व्यक्ति को कम रोशनी अंधेरे में दिखाई नहीं देता। बच्चे को सामने रखी चीज़ भी कई बार दिखाई नहीं देती है। इसे क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है, परंतु मुख्य रूप से लोग इसे रतौंधी के नाम से जानते हैं। दूसरा जीरोपैथेल्मिया में कंजैक्टिवा जीरोसिस यानी कंजैक्टिवा सूख जाता है। ग्रीक भाषा में जीरोसिस का मतलब है सूखना, यानी कंजैक्टिवा जीरोसिस का मतलब होता है कंजैक्टिवा सूख जाता है। हमारी आंखों को जो ढकने वाली बाहरी परत होती है पारदर्शी, चमकदार, सफ़ेद व आर्द्र होती है, परंतु इस जीरोपैथेल्मिया में वो बदरंग, सूखी, चमकहीन हो जाती है और उसे आंसू भी गीला नहीं कर सकते हैं। तो ये उसका लक्षण है। बिटोट बिंदु दिखाई देने लगता है। इस बीमारी में कंजैक्टिवा होता है ना, उसमें सफ़ेद भूरे रंग का त्रिभुज के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अगर काजल लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर टाइम से ये जो लक्षण होते हैं ना बिटोट बिंदु, ये अंधेपन की शुरुआत होती है। अगर टाइम पे ध्यान नहीं दिया ना इस पर तो इससे अंधापन भी हो सकता है। इसके बाद फिर कॉर्निया का सूखना, कॉर्निया सूख जाता है। आंखों का कॉर्निया भी कंजक्टिवा की भांति आर्द्र चमकदार होता है, पर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ये सूख जाता है और कांच के चूरे जैसा प्रतीत होता है। इसका उपचार तुरंत करना चाहिए। बच्चे को विटामिन ई की खुराक देकर इसका उपचार करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चे के जो आँखें होते हैं ना उसमें अल्सर, घाव के टाइप से होने लग जाते हैं। फिर ये अल्सर सूख कर पपड़ी बनकर उतरते हैं और उस जगह को सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। फिर मोतियाबिंद या ल्यूकोमा हो जाता है, जिससे दृष्टि बाधा दिखने में समस्या होने लगती है। एक लक्षण है जीरोपैथेल्मिया का केरेटोमलेशिया। यह आपका जीरोपैथेल्मिया का सबसे भयंकर लक्षण होता है क्योंकि इसमें कॉर्निया नरम संवेदनशील जो होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आसानी से कोई भी संक्रमण हो जाता है, आंखें नष्ट हो जाती हैं। इसमें अनुत्क्रमण या अंधता हो जाती है, यानी आंख पूरी तरह से गलेगी और ख़त्म हो जाएगी। मुख्य रूप से ये बीमारी 1 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा मिलती है और 60 से 65% बच्चों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों में और संक्रमण हो जाते हैं। अगर केरेटोमलेशिया है बच्चे में तो 95 से 96% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें मरासमस व क्यासिकोर भी पाया जाता है। जीरोपैथेल्मिया जो हम आहार लेते हैं ना उसमें विटामिन ए की कमी होती है तो ये होता है। मात्रक कुपोषण, यानी अगर माँ को कुपोषण है ना तो बच्चे के शरीर में मिल नहीं रहा होता तो कुपोषण होता है। संक्रमण, ग्रसन, खसरा आदि से जीरोपैथेल्मिया होता है। एक प्रश्न है कि स्तन्य काल के दौरान किन पोषक तत्वों की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक पड़ती है।
अब यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं, स्तन्यकाल यानी माँ जब दूध पिला रही होती है तो कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए गर्भवती, तो भी आप सेम आंसर उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जो गर्भवती महिला होती है वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, और बच्चा क्या उसके गर्भ में पल रहा होता है इसलिए ज़्यादा ही पोषक तत्व चाहिए, और दूध पिलाने वाली माता होती है उसे बच्चे को दूध पिलाना होता है इसलिए पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता है, अतः स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसको भी अपने आहार संबंधी पोषक तत्वों का सेवन करना जरूरी होता है। एक स्तनपान कराने वाली महिला का सामान्य महिला की तुलना में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि 0 से 6 महीने यानी कि जन्म से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें माँ में अधिक दूध बनता है उस टाइम, तो 6 से 12 महीने के बाद ये कम हो जाता है। तो इसी के आधार पर ICMR के द्वारा स्तन्यकाल के लिए एक पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा सुझाई गई है, जिसमें अगर वो लेगी तो बाद में जो बच्चे को पोषक जो दूध चाहिए ना, वो दूध बनने के लिए दूध में जो पोषक तत्व है उसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व जो होंगे वो हमें आहार में हम उसके शामिल कर देंगे। जैसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा दुग्ध स्त्राव के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। स्तनपान कराने वाली महिला जो होते हैं उनको शुरू के 6 महीनों में 550 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, बाद के 6 महीनों में 400 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो अनाज, दालों, दूध, घी, गिरीदार फलों से प्राप्त की जा सकती है। फिर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। स्तन्यकाल में प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है, अतः पर्याप्त प्रोटीन के लिए भोजन के अंदर क्या होना चाहिए, दूध और दूध से बने पदार्थ होने चाहिए। मिक्स दाल, अनाज, मूंगफली, अंडा, मछली, मांस, ये सब महिला के जो दूध पिलाने वाली माँ है उसके आहार में होने चाहिए। ऊर्जा प्रोटीन के बाद आता है कैल्शियम व फास्फोरस भी महिला को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस समय जब बच्चे को दूध पिलाना होता है तो माँ को भी अपने आहार में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अधिक लेने की ज़रूरत होती है। इसके लिए स्त्री को गर्भावस्था से ही कैल्शियम का पर्याप्त सेवन करना चाहिए, जिसके लिए दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, ताकि दूध से कैल्शियम की कमी बच्चे को ना हो। दूध पिएगा तो बच्चे को काफ़ी मात्रा में फिर कैल्शियम मिल जाएगा। अगर माँ में ही कैल्शियम नहीं रहेगा तो फिर बच्चे में कैल्शियम नहीं बन पाएगा। वैसे अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तब भी दूध के अंदर कमी नहीं होती, क्योंकि माँ की हड्डी व दांतों का जो फिर कैल्शियम होता है ना वो दूध में मिल जाता है। पर इससे क्या होगा, फिर माँ का शरीर कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए उसे कैल्शियम और फास्फोरस भी चाहिए होता है। नेक्स्ट, महिला को लोहे की, आयरन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। माँ को स्तन्यकाल में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में लौह पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंडे, चोकर सहित आटा आदि का सेवन करना चाहिए। विटामिन भी महिला को ज़रूरत पड़ती है, तो स्तन्यकाल के दौरान स्त्री के शरीर को विटामिन की आवश्यकता ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन ए जो होता है वो माँ के दूध में विटामिन ए स्त्रावित होता है, अतः इसके लिए इसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए ताकि माँ व बच्चे में इसकी कमी ना हो पाए, क्योंकि इसकी कमी हो जाएगी ना तो बच्चे में नेत्र संबंधी समस्याएं उपलब्ध हो जाएंगी और जो माँ होती है उसको भी समस्याएं हो सकती है। विटामिन बी वर्ग के विटामिन, स्तन्यकाल के दौरान विटामिन बी व इस वर्ग के अन्य विटामिनों की आवश्यकता भी कैलोरी के अनुपात में बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन सी भी स्तन्यकाल में ज़रूरत इसकी लगभग दुगनी ज़रूरत पड़ती है। सामान्य जितनी महिला को पड़ती है उससे दुगनी ज़रूरत इस टाइम महिला को पड़ती है विटामिन सी की। प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता होती है, अतः उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी से भरपूर सामग्री आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। अब जो महिला को हम ये सारी चीज़ें जो आपने ऊपर बताई हैं, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें, फास्फोरस, कैल्शियम, ये किस खाद्य पदार्थ से महिला को मिलेंगे। ये अगर जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा महिला को अनाज, दाल, गिरीदार फल से मिल जाएगी। प्रोटीन के लिए दूध, अंडा, दालें दे सकते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस के लिए दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं। आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, चोकर युक्त आटा दिया जा सकता है। और विटामिन के लिए गहरे पीले हरे रंग की फल, सब्जियां, मछली, अंडा आदि दिया जा सकता है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं आहार संबंधी क्या करें क्या ना करें, आपको बातें बतानी है कि भाई जब बच्चे को दूध पिला रही होती है माताएं, तो वो क्या खाएं या कैसे खाएं, क्या करें या क्या ना करें, जो उनकी आहार योजना बनाए उस टाइम। तो पहले देखेंगे करने योग्य बातें, फिर ना करने योग्य बातें। महिला के आहार में पर्याप्त दूध ले, साथ ही दालें, अनाज, सिट्रस फल, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। दूध स्त्राव को बढ़ाने के लिए पानी व अन्य तरल पदार्थ अपने आहार में शामिल करें। बच्चे के जन्म के कुछ माह के बाद तक भी जो आपकी आयरन की गोलियां होती हैं ना वो लेना जारी रखना है।
मुख्य आहार के बीच में पौष्टिक अल्पाहार ले। दैनिक आहार जैसे 2 या 3 बार खाना खाती थी तो वो 4 या 5 बार या 5 से 6 कर देना चाहिए। अगर किसी विशेष खाद्य पदार्थ से शिशु को दिक्कत हो या फिर महिला खुद नहीं पचा पा रही हो ना, तो वो तुरंत लेना बंद कर देना चाहिए। अगर दवा ले रही है कोई तो डॉक्टर की सलाह लें फिर ही दवा लें। ये तो चीज़ें करनी है। और क्या नहीं करना, ये बातें हैं कि बहुत अधिक तीखे, चटपटे, मसालेदार, विशिष्ट सुगंध वाले खाद्य पदार्थ ना लें। यानी ऐसे पदार्थ जैसे माँ दूध पिए, माँ जो कोई ऐसी चीज़ खा रही है ना, उससे दूध का स्वाद ही बदल जाए, दूध में गंध आने लग जाए तो फिर बच्चा नहीं पी पाएगा। तो इसलिए वो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तीखी, चटपटी, मसालेदार। शराब, नशीली दवा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दूध के साथ मिलकर ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर महिला तनाव या उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम है ना, तो बच्चे को स्तनपान कराए तो उस टाइम खुश रहे, या फिर बच्चे को ऐसे में फिर दूध ही ना पिलाए। अगर माता को मानसिक समस्या हो गई, टीबी हो गया, हार्ट का कोई रोग हो गया, गुर्दे का, मानसिक दिक्कत है, तो महिला को स्तनपान नहीं कराना है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें, दूध पिलाना बंद कर दें, तो उसके बाद अपने आहार की मात्रा कम कर दें। यानी उस टाइम फिर क्या है, वजन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो जैसे ही बच्चे को दूध पिलाना बंद करें, आहार में जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ाई थी वो कम कर दें। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए संतुलित आहार योजना जब बनाएंगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। स्तनपान कराने वाली जो माँ होती है उसके आहार में भरपूर मात्रा में दूध, अनाज, दालें, सिट्रस फल, हरी पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित करनी चाहिए। दूध के स्त्राव को उचित बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल व अन्य तरल पदार्थ लेने चाहिए। भोजन में लौह तत्व शामिल हों। दैनिक आहार 2-3 से बढ़ाकर 5 से 6 प्रतिदिन कर देना चाहिए। मुख्य आहारों के बीच में पौष्टिक अल्पाहार जरूर लें। अधिक तीखे, श्वास गंध वाले पदार्थ ना लें जिससे दूध का स्वाद बदल जाए। कोई विशेष खाद्य पदार्थ जिससे शिशु को दिक्कत हो वह आहार में ना दें। आहार के प्रत्येक खाद्य वर्ग, आहार जब दें तो जो 3 खाद्य वर्ग होते हैं ना, उनका हर एक खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें। आहार में मौसमी फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त संतुलित आहार हो। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना लें। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। नेक्स्ट है वे कौन से पोषक तत्व है जिनकी स्तन्यकाल के दौरान आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रत्येक का खाद्य स्रोत, ये सारे मैंने उसमें करवा रखे पीछे, स्तन्यकाल या फिर जो गर्भावस्था में जो पीछे प्रश्न करवाया था ना, इसी के आंसर थे। अगर आपसे स्तनपान कराने वाली में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में है, पिछले साल भी आपका आया है और उससे पहले भी 2-3 बार आ चुका है कि जो माँ स्तनपान करा रही है तो उसके लिए आप दोपहर का कोई आहार बनाना है, संतुलित आहार। ये आपका गर्भवती महिला के लिए भी बना सकते हैं सेम यही, और यही आप अपने जो स्तनपान कराने वाली कोई माँ है उसके लिए भी बना सकते हैं, सेम यही आप बना सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने 2-3 बार करवा रखा है ये वाला प्रश्न। एक प्रश्न पूछा जाता है संक्रमण के बारे में कि बच्चे के श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में होने वाले जो संक्रमण होते हैं उनके 5 लक्षण बताइए। यानी बच्चे के श्वास से संबंधित जो संक्रमण होता है ना, उनमें श्वसन तंत्र के निचले भाग के संक्रमण मुख्य रूप से ऊपरी भाग के संक्रमण से ज़्यादा गंभीर होते हैं। यानी हमें खांसी हो गई, सांस लेने में ऐसे दिक्कत हो तो खांसी हो गई, बलगम हो गया, जुकाम हो गया, इससे ज़्यादा अगर हमारे हार्ट में, पेट में, इनमें संक्रमण होता है ना तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फेफड़ों में हो गया, श्वास नली में अंदर जाके हो गया, वो सारे संक्रमण ज़्यादा गंभीर होते हैं क्योंकि इससे सीधे तौर पर श्वसन या फेफड़े प्रभावित होते हैं। बच्चों में होने वाले श्वसन तंत्र के निचले भाग के संक्रमण के 5 जो लक्षण हैं वो हैं: रोगी को गीली खांसी के साथ पीली दुर्गंधपूर्ण बलगम आती है, श्वसन गति बढ़ जाती है यानी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, सामान्य श्वास गति 25 श्वास जो प्रति मिनट होती थी अब वो 40 बार सांस लेता है 1 मिनट में। नासा द्वार के किनारे फूल जाते हैं क्योंकि बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है, तो पर्याप्त सांस लेने के लिए अतिरिक्त मांसपेशियां कार्य करती हैं और बार बार फिर जो नाक के किनारे होते हैं ना फूल जाते हैं। स्यावता यानी फेफड़े जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन कम जा पाती है, इसलिए कि नीले पड़ जाते हैं फेफड़े। तो यह इसमें मुख्य रूप से दमा और निमोनिया होता है ना, उसमें ज़्यादा ये फेफड़े नीले पड़ जाते हैं। सांस लेते टाइम आवाज़ें आती हैं, सांस के साथ घर घर की आवाज़ आती है, घरघराहट होती है। श्वसन तंत्र के जो संक्रमण होते हैं उसे पहचानने के लिए सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत दिखाई देगी। बढ़े हुए श्वसन गति के साथ बुखार होता है, तेज बुखार के साथ शरीर नीला पड़ जाता है, बुखार या फिर बिना बुखार के नाक बहती रहती है, खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, गीली बलगम वाली खांसी होने लग जाती है। गलदा यानी गले में दर्द या निगलने में तकलीफ होती है ना, उससे भी हमें श्वसन तंत्र में संक्रमण का पता चल जाता है।
श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में जो संक्रमण होता है वो नाक, ग्रसनी और कंठ में होता है। यह संक्रमण नाक, ग्रसनी, कंठ को प्रभावित करता है। और जो निचले भाग में संक्रमण होता है वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि इसमें श्वसनियाँ जो आपके सांस लेने वाली नली होती है ना, वो और फेफड़े उससे प्रभावित होते हैं। श्वसन तंत्र के अंदर जो बीमारियां होती हैं वो हैं जुकाम, गलदा, खांसी, श्वसन संकट, अवरोधित कंठ या स्वर तंत्र, श्वसनिशोथ, दमा, निमोनिया, काली खांसी व टीबी। ये सारे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न इसमें कई बार पूछा, जैसे मैंने बताया था ना कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आहार योजना, या फिर आहार योजना बनाते टाइम क्या ध्यान में रखें, और संतुलित आहार बताइए, या फिर कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये सेम आप जो मैंने स्तनपान कराने वाली में बताया था, सेम इसमें भी आपको मिलेंगे। और इसमें भी वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक स्तनपान कराने वाली माता के जो आहार में ज़रूरत होती है। जैसे देखिए ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, कार्बोज, ये सारी चीज़ें। अब कुछ संक्रमण है जो आँख में होने वाले संक्रमण हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बिलनी, आँख में होने वाला एक संक्रमण है बिलनी। यह आँखों में होने वाला एक आम संक्रमण है जिसमें आँख के जो निचला भाग है ना, उसके अंदर लाल रंग की छोटी सी सूजन आ जाती है। इसको आम बोलचाल की भाषा में गुहेरी अथवा अंजहारी भी कहा जाता है। इस सूजन में दर्द होता है, और यह जो सूजन होती है जब फट जाती है तो फिर इसमें मवाद निकलने लग जाती है। इसके जब ये फट जाती है सूजन तो इसके बाद का दर्द कम हो जाता है, पहले ज़्यादा रहता है, बाद में दर्द में राहत मिलती है। आमतौर पर यह संक्रमण बार बार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को एक बार बिलनी हो गई तो बाद में नहीं होगी, नहीं, ये कभी भी और बार बार हो सकती है। इसके उपचार में आँखों में एंटीबायोटिक दवा के कुछ ड्रॉप्स डालने से आँखों को आराम मिलता है, और आँखों को अगर ठंडा रखेंगे ना तो सूजन और दर्द में भी राहत मिलती है। ये आपके आँख का संक्रमण था। इसके बाद आता है कान में होने वाली आम समस्याएं। मान लीजिए अगर आप देखते हैं ना बच्चे के आँखों में बीमारियां होती है, संक्रमण होते हैं, तो इसी तरह से बच्चों के कानों में भी कोई ना कोई संक्रमण होता रहता है। कई बार कान में कोई बाहरी वस्तु चली जाती है या वो निकल नहीं पाती, तो इस कारण भी बच्चे के कान में या फिर किसी के भी कान में संक्रमण हो जाता है, फिर उसके कारण मवाद बन जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कान बहने में, इसमें संक्रमण के अंदर कान बहने लग जाता है, धीरे धीरे संक्रमण हो जाता है, फिर कान बहना शुरू हो जाता है। अगर इस कान बहने का टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो इससे कान के जो पर्दे होते हैं वो खराब हो सकते हैं या फिर उनमें छेद भी हो सकता है, इसलिए इसका उपचार सही टाइम पे जरूरी होता है। इसके उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो ये अच्छा, एक आपसे पूछा जाता है कि अगर बच्चे को बुखार है तो आप किस तरह से बच्चे की देखभाल करेंगे। बच्चे को अगर बुखार है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आहार के संबंधित, यानी आहार में क्या करते हैं लोग बाग, खाने पीने में उसके कमी कर देते हैं। उन्हें लगता है ना कि बच्चा बीमार है तो या तो बच्चा खुद ही नहीं खाता, या फिर जो अभिभावक होते हैं ना वो प्रतिबंध लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, जब बच्चे को बुखार होता है तो बच्चे को कई बार अतिसार हो जाते हैं, पसीने के द्वारा बच्चे के शरीर से जल निकलता रहता है। इस वजह से उनको ऐसी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें जैसे नारियल पानी हो गया, बच्चे को काफ़ी मात्रा में पानी, जूस, ये बच्चे को देते रहना चाहिए। नेक्स्ट है दवाइयों का ध्यान रखना है। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ दे बच्चे को देते रहें। स्वच्छता बनाए रखें, बच्चे के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। बच्चे को बुखार है तो बच्चे को सूती कपड़े पहनाएं। कमरा हवादार और प्रकाश युक्त होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है अगर बच्चे की बुखार जब बच्चे को हम संभाल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमसे कुछ प्राथमिक उपचार पूछे जाते हैं कि बच्चे को ये चीज़ हो गई तो आप घर पे ही बच्चे का कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं नीचे गिरना, हाथ की हड्डी टूटना, ऊपरी बाह की हड्डी टूटना या हड्डी टूटना, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। कई बार बच्चा खेल रहा होता है, खेलते खेलते गिर जाता है, कोई भी जो हार्ड चीज़ है वो उसको टच हो जाती है, बच्चा जाके सीधा ऐसे हार्ड चीज़ के ऊपर टकराता है उसकी हड्डी, तो उससे हड्डी टूट जाती है बच्चे की, यानी उसके हाथ की भी टूट सकती है, पैर की भी। तो अगर हाथ की हड्डी टूट जाए फिर उसमें तेज दर्द होता है, बाहें लटकी दिखाई देती है, हिल डुल नहीं सकता है। टूटी हड्डी के पास जल्दी ही सूजन होने लगती है और हड्डी अपने स्थान से हट सकती है, अतः समय रहते इसका प्राथमिक उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। अब इसके लिए प्राथमिक उपचार क्या करें
कि खुद से जो हड्डियां टूटी होती है ना, उनको एक स्थान पे ऐसे नहीं करे कि इधर लटकी हुई दिख रही है तो धक्का मार के बच्चे की हड्डियों को अंदर की तरफ कर देनी, बिल्कुल नहीं करना। टूटी हुई भुजा की मालिश ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखें, उसे हिलाएं ना। अगर हड्डी त्वचा को चीर कर बाहर आ गई हो तो उसे अंदर की तरफ ना धकेलें, क्योंकि उससे फिर स्किन क्या है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। हड्डियों को बिना धकेले उसी अवस्था में बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो एक गलपट्टी बनाकर हाथ को सहारा दें। अगर दर्द ज़्यादा है तो बच्चे को पैरासीटामोल या क्रोसिन की दवा देनी चाहिए। नेक्स्ट, बिजली का झटका अगर बच्चे को लग जाए, कोई बच्चा विषाक्त यानी जहरीला पदार्थ ग्रहण कर ले तो बच्चे को क्या प्राथमिक उपचार देंगे? बिजली का झटका बच्चे के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, तो बच्चे को बिजली का झटका बिजली के प्लग या उपकरण, जैसे आप प्रेस रखी हो, टोस्टर रखा हो, या सड़क पर बिजली के नंगे तार पड़े होते हैं ना, उनसे किसी भी चीज़ से यानी बच्चे को अगर बिजली का झटका लग जाए तो यह झटका इतना गंभीर और खतरनाक हो सकता है कि शायद बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। अगर हल्का झटका हो तो क्या है, हम लोग उसका इलाज फिर भी कर सकते हैं। झटका अगर हल्का हो तो जिस जगह पर शरीर को झटका लगेगा वहाँ पर शरीर में बिजली प्रवेश कर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, बच्चे का जहाँ पे वो टच हुआ है ना करंट, वो पार्ट बच्चे का शायद कमज़ोर हो सकता है शरीर का, और वहाँ पे बच्चे को बहुत दर्द होता है। बिजली जो आपका झटका लगता है, इसकी प्राथमिक उपचार के लिए बिजली के झटके का उपचार केंद्र या घर पर स्वयं करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। झटका गंभीर है तो बच्चे के रक्त दाब को ग्लूको ड्रिप द्वारा स्थिर कर सकते हैं। अगर बच्चा विषाक्त पदार्थ खा ले तो आप घर पे कैसे बच्चे का इलाज करेंगे? कई बार बच्चे खेल खेल में कुछ ऐसे पदार्थों को निगल लेते हैं जो विषैले होते हैं यानी जहरीले होते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं, और बच्चे को क्या जहरीले पदार्थों से तो मृत्यु भी हो सकती है। जैसे मिट्टी का तेल, दवाइयाँ, तेजाब जो सफाई में काम आता है ना, और फिनाइल आदि, ये चीज़ें बच्चे के पेट में जाते हैं। उनके पेट की श्लेष्म झिल्ली जो होती है वो संक्षारित यानी उसको एकदम से क्या बोलते हैं ना, जलासा देते हैं। बच्ची के मुंह गले में छाले हो जाते हैं और बच्ची को बहुत बुरा फील होता है, अस्वस्थता महसूस होती है। इसके प्राथमिक उपचार के लिए अगर बच्चे को स्वयं से उल्टी ना आए तो ज़बरदस्ती उल्टी ना करवाएं, क्योंकि इससे बच्चे के कोमल ऊतकों को हानि पहुंच सकती है। जितना जल्दी हो बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए और डॉक्टर को सही जानकारी देनी चाहिए कि बच्चे ने क्या निगला है, कितना निगला है, कब निगला है। ये हड्डी टूटना इसका बता दिया था पिछले उसमें। अगर बच्चे को घाव हो जाए या किसी चीज़ से कट लग जाए, जब बच्चे किसी तेज धार वाले औजार जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची, इन चीज़ से कट लग जाता है किसी चीज़ से बच्चे को, तो ऐसे में बच्चे का हाथ या पैर कोई चीज़ कट जाते तो वहाँ पे एक टाइट पट्टी बांध दें, जिसको कि टार्निक्वेट कहा जाता है। पट्टी अंग के में उस छोर पर बांधनी चाहिए जो हृदय के समीप हो, धमनी से रक्त का बहाव रोका जा सके, ताकि यानी उस चीज़ को टाइट बांध दे तो कि खून उस जैसे कट लगा है ना तो वहाँ पे ज़्यादा खून आके एकदम से बहता ना रहे। यह पट्टी टार्निक्वेट से अधिक 15 मिनट तक ही बांधे, यानी कि ऐसा नहीं है कि बांधे रखें। उस अगर 15 मिनट से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बांधे रखनी ना, तो जहाँ पे आपने वो पट्टी बांध दी है उससे नीचे के हिस्से में खून ही नहीं आ रहा तो वो हिस्सा निष्क्रिय हो सकता है। कटे हुए स्थान को कीटाणु रहित पानी से साफ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, इसके बाद पट्टी बांधे। घाव जो होता है वो कट से थोड़े बड़े होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए अगर घाव हो तो घाव पर पट्टी बांधकर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बच्चा जल जाए किसी वजह से, यानी बच्चे अगर आग की लो को छू लें, स्टोव के आसपास खेल रहे हो तो गिर जाए, गर्म कोई चीज़ गिर जाए, तो इससे क्या बच्चे जल जाते हैं, तो इससे बच्चे को इतना भयानक दर्द होता है कि बच्चा सदमे में जा सकता है। गहराई तक ज़्यादा जल जाए बच्चा तो शरीर से निर्जलीकरण हो सकता है। इससे शारीरिक नुकसान जैसे अंधापन, हाथ पैरों के स्थायी रूप से क्षति हो सकती है। तो बच्चा जल जाए तो उसके लिए सबसे पहले जले हुए स्थान को ठंडे पानी से तुरंत धोना है, और जब हम ठंडा पानी डालेंगे ना तो और ज़्यादा जलने से स्किन बच सकती है। और अगर संभव हो तो बर्फ़ लगाएं। ये सब जलने के आधा घंटे के अंदर ही करना है, बाद में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झुलसने पर ठंडे पानी से आराम हो जाता है। अधिक गहराई तक जलने पर फफोले हो जाते हैं, तो ध्यान रखें कि ये फफोले फूटे नहीं। अगर त्वचा फट जाए तो वैसलीन या बर्नॉल लगाएं और उसको ढक कर रखें। और जब बच्चा बाहर खेले या इधर उधर जाए तो उस पर मक्खी, कीड़े वीड़े जो होते हैं ना, वो नहीं बैठने चाहिए। अगर बच्चा अधिक जल जाता है तो त्वचा सिकुड़ जाती है। ऐसे में त्वचारोपण यानी कि त्वचा ज़्यादा जल गई ना तो उसके ऊपर नई त्वचा चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए आपको
तुरंत बच्चे को चिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए। तो ये DEC 1 के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे पूरे नोट्स में मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों को इसकी PDF परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।